इंशाअल्लाह कराची में अमन पासून होगा, सोराकोट कराची में बाद अज़ दोपहर। मैं आप सबको उसमें शमूलियत की दावत देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के हर हिस्से का अमन हमारा अमन है। अल्लाह ना करे जनाज़े उठेंगे साबिक़ा फ़ाटा खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके बाद हमारी बारी भी आनी है जिस तरह 2004 में हुआ था। तो हम सब ने अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जहाँ पे ज़ुल्म हो, जहाँ पे ज़्यादती हो, जहाँ पे इस किस्म के इश्यूज़ हो, उनके लिए आवाज़ उठानी है। कल बाद अज़ दोपहर इंशाअल्लाह सोराबकोट में अमन पासून का इनेकाद किया जाएगा और याद रखिएगा कि ये हमारे सबके अमन की है, अमन के लिए इसका इनेकाद हो रहा है। तो सियासी वाबिस्तगियों से बालातर होकर मैं आप सबसे अपील करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि आप भी उसमें शिरकत करें, अपना हिस्सा डालें, अमन के लिए आवाज़ उठाएँ क्योंकि इससे क़बल जब दहशतगर्दी की सौ का जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना था, तो 80-90 हज़ार जानों की हमने हमने नज़राना पेश किया था। तो एक दफ़ा फिर जो हज़ारों पाकिस्तानियों के खून से हासिल करदा अमन है, उसको हम तबाह होता नहीं देख सकते। तो कल मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अमन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। कल कराची में इंशाअल्लाह बाद अज़ दोपहर सोराबकोट में आप सबको मैं शिरकत की दावत देता हूँ। अगर अमन होगा तो आपकी सियासत भी होगी, आप अपनी नज़रिए के प्रचार भी कर सकेंगे। लेकिन अगर अमन नहीं होगा तो फिर माटर गोला और बम धमाका ये नहीं देखता कि इस जगह पे कौन सी पार्टी के लोग हैं और कौन से पार्टी के लोग नहीं है। लिहाजा अपने लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए, जहाँ पे लोग मुश्किलात में हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उनके लिए आवाज़ उठाइए। इसके साथ मैं आज आपसे वीडियो पैगाम इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि पॉइंट्स ज़्यादा थे। एक तो मैं सबसे अहम चीज़ जो कराची के लोग हैं, उनको कल अमन पासून में सोराबकोट की दावत दे रहा था। उसके साथ सैलाब, जहाँ पे सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान सोग में है और जितनी बड़ी तबाही हुई है, वो मनाज़िर आप सब ने देखे हैं। हम अपने साथियों के साथ स्वात, बुनेर, चतराल और हज़ारा वहाँ पे उनके साथ राब्ते में थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि किस तरह वो अपने लोगों के साथ खड़े रहे। उनके लिए जितना हो सकता था क्योंकि अल्लाह की तरफ से था, कुदरती आफ़त है, लेकिन जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। और मैं उन अपने तमाम कारकुनों को, जिस तरह हमारी लीडरशिप वहाँ पे खड़ी थी, हमारे मुंतखब नुमाइंदे खड़े थे, मैं अपने कारकुन को भी कहता हूँ कि इसी तरह पहले तो रेस्क्यू का मरहला था, जिसमें हमारे तमाम इदारे जो सूबाई हुकूमत के हैं वो भी अपना काम कर रहे थे। फिर रेस्क्यू के बाद रिलीफ़ है और रिलीफ़ के बाद हमने रिहैबिलिटेशन की तरफ भी जाना है। तो तब तक इनको अकेला नहीं छोड़ना और इसी तरह जहाँ पे आपको मुश्किलात नज़र आती है तो अपने मुंतखब नुमाइंदों को और फिर वो हुकूमत को आगाह करते रहेंगे। लेकिन जो सिलसिला आपने शुरू किया इसको कंटिन्यू रखना है। लेकिन अफ़सोस की बात है और शर्म की बात है कि जहाँ पे पूरा पाकिस्तान सोग में था और जहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद और उनके साथ खड़ा होना जो है वो प्रायोरिटी होना चाहिए था। लेकिन तवक्को भी किससे कर सकते हैं? जो रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में ज़ुल्म हो रहे, जो आइन को पामाल किया गया, जो कानून को तोड़ा गया, जो पार्लियामेंट को यरगमाल बना दिया गया, इसी मौका पे भी वो अपने हथकंडों से और अपनी ताकत की तूल के लिए और अपनी नाजायज़ कब्ज़े को तसलसल को कायम रखने के लिए जिस तरह की बेशर्मियों पे उतर आए हैं, वो आपके सामने है। पहले आपने सुना कि इमरान खान के ऊपर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर जेल में सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई है। पहले कौन-सी आसानी थी? 2 साल से नाहक जेल में है। तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं, जाली केसेस थे, साबित हो गया, एक-एक करके वो उड़ गए। और अलकादिर केस में यहाँ पे ज़मानत पेंडिंग है। आप अंदाज़ा करें कि व्हाट्सएप पे फैसला तो सुना देते हैं, लेकिन अपने फैसले को कि अब जज जो है वो अदालत से भाग रहा है और केस लगने नहीं दे रहा। लेकिन उसके साथ-साथ मुलाकातों पे पाबंदियाँ, किताबें उनको नहीं फराहम की जा रही, जेल में मज़ीद उनको के ऊपर मज़ीद सख्तियों पे सख्तियाँ की जा रही है। और इसके साथ जो अलीमा आपा, जो बाहिर नूरीन आपा और उज़्मा आपा, जो 3 बहनें हैं खान साहब की, वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, उनको गरियों में ख्वार किया जाता है। लेकिन अगर वो हक़ बात करती है, खान साहब का पैगाम पहुँचाती है, तो होता क्या कि उनके बेटों को, जिस तरह के शारिस को और फिर शेरशाह खान को उठाया गया। पहले ही हस्सान याज़ी मिलिट्री तहवील में था और उसके बाद 2 साल उनको पूरे हो गए हैं। लेकिन उसके बाद अब जो 2 और हमारे अलीमा आपा के साहबज़ादे थे, शारिस और शेरशाह खान, उनको जिस तरह उठाया गया और सबको पता है कि 9 मई को शारिस कहाँ पे था। शेरशाह खान वो अपने मुल्क की बात करता है, मुल्क से मोहब्बत करता है, उसका क्या कसूर था? लेकिन जिस अंदाज़ से घर पे उन्होंने दावा बोला, फिर उनको जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, ये इंतहाई शर्मनाक है और इन हथकंडों से आप इन लोगों को रोक नहीं सकते। आपने 3 साढ़े 3 साल जो जबर किया, तो इसके बाद क्या आपने लोगों से इमरान खान की मोहब्बत दिलों से छीन ली? क्या आपने 8 फरवरी को नहीं देखा? लेकिन आपको तो एहसास ही नहीं है, आप तो अंधे हो चुके हैं अपने ताकत की जो नाजायज़ कब्ज़ा है, उसके तसल्लुत को कायम रखने के लिए। हसन, मेरा 2 दहाइयों से हसन से ताल्लुक़ है। जब वो स्टूडेंट था और मैं भी स्टूडेंट था, तब से उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, मुल्क से मोहब्बत करता है, हमेशा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाता है और स्टूडेंट लाइफ़ में भी वो गर्मियों में मेरे साथ स्वात भी जाया करता था।
लेकिन कसूर क्या था, इमरान खान का भांजा है, उससे कबल 9 वजह से पहले भी उसको उठाया गया था। शेरशाह खान के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, कासिम ज़मान साहब हमारे खान साहब के रिश्तेदार हैं, उनके साथ ही वो होता था। और जब भी अगर मैंने उसको देखा है तो एक चीज़ के लिए वो कभी कभार आता था कि जब हमारे दोस्त वगैरह हम कैंप लगाए होते थे, वहाँ पे हमारे लड़के बैठे होते थे, तो जब कभी आंधी आंधी चलती थी या कोई बारिश होती थी या गर्मी होती थी, तो वो पानी के लिए पूछने के लिए आता था कि मैं पानी का इंतज़ाम कर दूँ, मैं कंबल का इंतज़ाम कर दूँ। मतलब वो सिर्फ़ लोगों का पूछता था और उस पे आप उसके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई और जिस तरह फिर ये मीडिया ट्रायल करते हैं, जिस तरह निशाना बनाते हैं, ये इंतहाई शर्मनाक है। फिर इसके साथ और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह जबर का माहौल है कि बच्चों को जिस तरह उठाया गया, मतलब इमरान खान का नाम लेना, इमरान खान की तस्वीर लेना कि 3-3 साल बच्चों को भी आप जेल के अंदर डाल रहे हैं, तो शर्म हया तो आप में है नहीं। आपने तो पूरी इंसानियत और सब चीज़ों का मजाक उड़ाया गया। लेकिन जो आइन को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, जो खुद को ज़मीन पे खुदा समझता है, उससे क्या पूछना। हमने अपनी जद्दोजहद मुसलसल रखनी है। इसके साथ मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था ये कराची में जो हमारा कल अमन पासून है, आपको याद होगा कि 13 अगस्त को एक जरगा हुआ था, उसमें जो कराची का कल हमारा इवेंट है, वो मैंने आप सबको दावत दी। लेकिन इसके साथ 13 अगस्त को जब हमारा जरगा हुआ तो उसमें 14 अगस्त को बाजौड़ में धरने का इनेकाद हुआ और मोमंद में हमारे लोगों ने वहाँ पे जो एहतिजाज है वो रिकॉर्ड करवाया। मैं यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ और मेरे पाकिस्तानियों प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि एक कल्चर इन्होंने बनाया हुआ है कि इतना जबर करते हैं, जुल्म करते हैं कि जब आप उसका ज़िक्र करते हैं, कहते हैं कि पुराना भूल जाओ, अभी का बताओ कि अभी क्या करना है। तो मैं अभी का भी बताता हूँ और मैं पहले आप अ, आप थक जाएँगे लेकिन मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी है वो कहते हैं कि हादसा एकदम नहीं होता। 2022 में जब रिजीम चेंज हुआ तो मैंने उस वक़्त कहा था कि इनका सिर्फ़ ये नहीं है कि यहाँ पे रिजीम चेंज हुआ और मामला ख़त्म हो गया। इन्होंने इमरान खान के ऊपर, इमरान खान की जमात के ऊपर, इमरान खान का निशान चीनी, तमाम फ़ैसले उस वक़्त हो गए थे। इन्होंने कर लिए थे। जो लंदन पेन का बार-बार ज़िक्र होता है कि 10 साल की जो बादशाहत का ख़्वाब है वो करना, इमरान खान की पार्टी को क्रश करना, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के लोगों को मुसल्लत करना, आईन को पामाल बनाना, पार्लियामेंट को कंट्रोल करना, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना। लेकिन इसके साथ अमन व अमान के हवाले से 2022 में जून-जुलाई में इन्होंने अफ़गानिस्तान वफ़द भेजा। मुझे याद है कि उस वक़्त मैंने 4-5 पॉइंट उठाए थे और मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे पाकिस्तानियों कि आज जब आपको ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन करना है और हल क्या है, तो मैं अपनी मीडिया को तो छोड़े, लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है मीडिया के लोग जिनको नौकरियों से निकाला गया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सवाल पूछें कि 2022 में जून-जुलाई में मैंने सवाल पूछे कि आपने अफ़गानिस्तान वफ़द भेजा है, वफ़द किस सिलसिले की वजह से भेजा है, आप कौन-को इससे आगाह करें, आगाह नहीं किया गया। मैंने फिर सवाल पूछा, मैंने कहा कि इसके बजाय कि 80,000 शुहदा के बाद जिसमें 10,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जिसमें हर पाकिस्तान के हर हिस्से के लोग हैं, उनकी शहादतों के बाद जो आप फैसला करने जा रहे हैं, जिसको कौम से छुपाया जा रहा है, मुंतखब रुकन असम्बली वहाँ से मैं हूँ, मेरे लोग हैं, हमें पता नहीं है, आपने वफ़द भेजा है और खबर ये आ रही है कि आप उनको वापस लेके आ रहे हैं, तो किन नुकात पे आपने इत्तेफ़ाक किया है? उसमें 4-5 पॉइंट डिस्कस हुए थे, फाटा मर्जर को वापस लेना, क्यों? वो आज आपको सामने आ रहा है, मादनियात, बाकी मामलात, इंटरनेशनल गेम, प्रेज़ेंस, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन वगैरह, वगैरह, वगैरह। फाटा मर्जर को वापस लेना, इन लोगों को वापस लेके आना, फिर जो जेल में इनके लोग हैं उनको रिहा करवाना, इस तरह 4-5 पॉइंट्स पे इन्होंने इत्तेफ़ाक किया था। मैंने सवाल पूछे, इन्होंने खामोशी इख्तियार की। यकम 2 अगस्त को अफ़गानिस्तान से पहली तश्कील हुई तालिबान की। जब वो बॉर्डर पे आ रहे थे तो उस वक़्त हमारे मकामी लोगों ने हमें वो तमाम तफ़सीलात भेजी। फिर मैंने सवाल पूछे, मैंने कहा कि सरहद पे तो बाढ़ लगा था, अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम का लगा था। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप खामोश हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला था, उसने कराची में सहाफ़ियों ने उससे सवाल किया कि ये शोर मचा रहा है, ये आवाज़ उठा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। अगले दिन आईएसपीआर का प्रेस रिलीज़, जो मेरी तहरीक, मेरे सवाल नहीं चला रही थी मीडिया, लेकिन आईएसपीआर का बयान चलाया और उन्होंने कहा कि ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, और साथ ही आईएसआई और आईएसपीआर के अकाउंट्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। फिर 4-5 अगस्त को मैंने फिर सवाल पूछे। जब मुझे पता चला कि ये स्वात और दीर, मलाकंड, बुनेर में ये लोग आ चुके हैं, तो उस वक़्त मैंने अपने अवाम से राब्ता किया। मैंने लोगों को मोबिलाइज़ किया और हमने मुसलसल तहरीक शुरू कर दी। उससे क्या हुआ कि 3-4 दिनों के बाद वहाँ पे इनकी तरफ से हमें कहा गया कि आप ये तहरीक बंद कर लें और स्वात से ही निकल जाएँगे। जब वो स्वात से निकल गए तो मैंने सवाल पूछा कि इतनी आसानी से आए थे और चले भी गए, तो ये कौन लेके आया था? क्यों लेके आया था? मकसद आपका क्या था? मुझे कहा गया कि बड़े-बड़े गेमों में आपका कोई काम नहीं होता, आप अपने काम से काम रखिए। फिर जब ये दिल की पहाड़ों तक पहुँचे, तो मुझे फिर इनकी तरफ से फ़ोन आया कि तुम्हारा काम अपने स्वाद की बात करो, तुम्हारा काम कोई ठेकेदार नहीं हो तुम लोगों के, कि तुम दिल और बाजोड़ इन लोगों की बात करोगे। मैंने कहा कि हमारा अमन है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आईन नहीं तोड़ रहा, सवाल उठा रहा हूँ, लोगों के अमन की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगियों की बात कर रहा हूँ। कल को सिक्योरिटी फोर्सेज़ के जवान शहीद होंगे, आप तो जनाज़ों में पाकिस्तान का परचम उसके ऊपर रख के सलामी दे के आप तो उसके ऊपर सियासत करेंगे, नए-नए डीएचएस बनेंगे, लेकिन मेरे तो लोग हैं, वो जो जवान शहीद हो रहे हैं, वो भी हमारे अपने हैं।
ये सवाल पूछा, फिर 13 अगस्त को मैं आपको बताना चलूँ कि ये सारे वापस चले गए। मतलब जैसे आए थे या लाए गए थे, उसी तरह चले गए, क्योंकि अवामी प्रेशर इतना था और आप वो सारी वीडियोज़ आपके सामने हैं। फिर सितंबर में मैंने कहा कि इत्तलात ये है कि ये फिर से आ रहे हैं। इनकी तश्कील फिर हुई, ये आए, इन्होंने इनकार किया, झूठ का प्रोपेगेंडा कहा, हमारे ऊपर इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी, हमें गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए, हमें मारने की धमकियाँ दे दी, लेकिन हमने अपनी तहरीक जारी रखी। जब हमारी आवाज़ इन तक नहीं पहुँच रही थी तो मैंने पिंडी, इस्लामाबाद, कराची में भी मुजाहरे किए। उससे क्या हुआ, जिस तरह आए थे या लाए गए थे उसी तरह चले गए। फिर जनवरी में जब पेशावर में ब्लास्ट हुआ तो उस वक़्त मैंने उनसे सवाल पूछे, और मैंने नहीं, एनपी के एक रहनुमा ने कहा था कि ये ड्रोन अटैक हुआ। लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने किए, आपको उस वक़्त का याद है। वहाँ पे जो हमारे स्पेशल फ़ोर्स के थे, एंटी टेरर स्क्वाड था हमारा, उन्होंने मुज़ाहरा किया। वो कहानी सबको पता है कि वो क्या हुआ था। लेकिन उसके ऊपर जब अमन तहरीक हमने शुरू की तो हमें मारने की धमकियाँ दी गई। फिर उसी वक़्त हमने कहा कि अब इनका प्लान है, क्योंकि मलाकन और पेशावर मेले में लोग मोबिलाइज़ हो गए हैं, लोग न इनको चाहते हैं, न उनको चाहते हैं। इनको पता है कि ये दोनों जब भी आते हैं तो हमारा अमन तबाह हो जाता है। फिर ये जुनूबी अज़ला से शुरू करेंगे। जुनूबी अज़ला के हवाले से हमने जरगों का इनेकाद किया। वहाँ पे 9 मई का इनका ड्रामा शुरू हो गया और उसके बाद हमारे सरों की कीमत जारी की गई। हमने वहाँ पे मुहिम नहीं चलाई और जुनूबी अज़ला में इन्होंने लोगों को आबाद कर दिया। किसने आबाद किया? इन्होंने। 2 दफ़ा तो हमने निकाला था, तो कैसे आ गए? क्या ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि आए कैसे थे? मुआहिदा क्या हुआ था? बाढ़ लगा था? ये सवाल पूछ रहे थे, आ गए। फिर इसके बाद ये बाकी इलाकों में फैलने लगे। मैंने बाजोड़ इन इलाकों के हवाले से कहा था कि यहाँ पे ये पहले कहते हैं कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ये मेरे अल्फाज थे, आपको याद होगा। और जब मैं ये बात कर रहा था मुझे साहब भी कहते थे कि अमन अमान आप क्यों ये बातें कर रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे इनका ओल्ड प्ले बुक है, मैं जानता हूँ इनको, इनका मकसद क्या है। और अब तो इंटरनेशनली कमिटमेंट्स भी हुए हैं, मादनियात भी बीच में आ गए हैं। इस इलाके में, खित्ते में जो गेम है, पावर गेम है, उसका भी लोगों को ईंधन बनाना है। तो मैंने कहा कि पहले आप इनकार करते हो, फिर उसके बाद आप कहोगे कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो हम क्या करें, लोग मर रहे हैं तो हम क्या करें। फिर आप ऑपरेशन की बात करोगे, ऑपरेशन से इन्होंने इनकार किया था, अब ऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने कहा था कि मटर गोले जब गिरते हैं तो आम लोगों के घरों पर गिरते हैं। आप अंदाजा करें, इतने बेशर्म है कि सीपेक पे एक वीडियो इनके अकाउंट से रिलीज हुई और उसमें वो तालिबान है, कोई अतरण हो रहा है कि डांस हो रही है, वो उसकी वीडियो है और उल्टा कह रहे हैं कि ये रिट ऑफ स्टेट है। तो भाई मतलब सीपैक है और वहां तक आ गए हैं, किस तरह आते हैं तो ये सबको पता नहीं है। तो मटर गोले, फिर ड्रोन हमले शुरू हो गए। ड्रोन हमले में हमारे लोग जो है वो आम मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तो ये तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्लीज इनको बताया करें। हमने कहा था कि लोग आ रहे हैं, कहा गया झूठ है। हमने कहा था इसी बहाने फिर यहाँ पे ऑपरेशन होगा, कहा गया झूठ है, ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन का कह रहे हैं। हमने कहा था कि लोग बेघर होंगे, फिर हमारे लोग जो इज्जतदार लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे कैंपों में होंगे। हमें कहा गया कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये झूठ है, लोगों को डरा रहे हैं। हमने कहा कि मादनियात और इस पे कब्जा चाहते हैं, वो कहा गया कि झूठ है। फिर हमने कहा कि ये कहेंगे कि अब तो फैल गए हैं, अब हमें आप बता दें कि ऑप्शन क्या है, आप मुझे बताओ कि लाए क्यों थे। तो मेरे पाकिस्तान में ये सवाल पूछो और मैं आपको बताऊं कि सैलाब के दिनों में एक और खतरनाक चीज हो रही है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक तरफ बाजौड़ में मटर गोले गिर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी दौरान, सैलाब के दौरान, इन्होंने स्वात, दिर और मलाकन, बुनेर, काटलन, बुनेर जहाँ पे सैलाब हुआ है वहां तक, बुनेर की इलम की पहाड़ी तक इन लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया या पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये जानते भी हैं, इनकी नजरों के सामने हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ दिनों बाद टीवी पे आपको तजिया निगार और इनका व्हाट्सएप मीडिया ये कहता हुआ नजर आएगा कि आप बताएं कि इस्लामाबाद के बड़े करीब आ गए हैं, तो अब क्या करें, क्या ऑपरेशन ना करें? तो आप मुझे बताओ क्यों लाते हो, आप मुझे बताओ कि मेरे लोगों की जिंदगी से क्यों कहते हो, आप मुझे बताओ कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, उनको तो आप पॉलिसी तो आप लोगों पर बनाते हो, वो तो यस्सर करेंगे। तो वो क्यों पूरे पाकिस्तान से क्यों जनाजे उठे? मसला ये है कि आप जनाजों पे सियासत करते हो। मैं तनहा वास्ता, और मैंने उस वक्त कहा था कि एक जंगल में आग लगी थी, एक छोटा सा परिंदा अपनी कोशिश कर रहा था। किसी ने पूछा कि तुम्हारी इस चोंच में पानी लाने से जंगल की आग बुझ जाएगी? वो कहता था कि आग बुझे ना बुझे, मेरा अल्लाह देख रहा है कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से हूँ। आपका मसला ये है कि आपको जनाजा चाहिए, उस पर सियासत करते हैं। मेरा मसला ये कि मैं कहता हूँ कि बेगुनाह जनाजा क्यों उठे। आपका मसला ये कि आप उसको झूठ और प्रोपेगेंडा कहते हैं। मैं कहता हूँ कि आग पहले से पहले मैं आग को बुझाऊं क्यों नहीं। ये फर्क है मुझ में और आप में। इसलिए मैं गद्दार हूं और आप उनके ठेकेदार खुद को समझते हो। तो लोगों की जिंदगी उससे मत करो, पहले सवाल करो। अभी भी आप फैसले पे नजरसानी करो, आप नहीं करोगे, हम इसी तरह तहरीक जारी रखेंगे। तो हमने पहले बाजौड़ में, हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने तहरीक देखी होगी, और मैं बाजौड़ अमूमन की आज इसलिए स्पेशल बात कर रहा हूँ कि मैं, मसला ये है कि जो अमन की आवाज़ है, मैं जब ट्वीट भी करता हूँ तो मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे ट्वीट में जिसका भी नाम आ जाए अगले दिन उसको या उसकी फैमिली में से किसी को उठाया जाता है। लेकिन 2 बंदे तो उनकी नज़र में आ गए हैं, तो मैं उनका जिक्र करता चलूँ। गुलजफर बाजौड़ में जो तहरीक चला रहे हैं उसको शदीद खतरात है, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे बताना चलूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेज उनके जिम्मेदार होंगे। सजाद मोमन, जिसको क्लियर कट इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपको हम खत्म करेंगे, उसको धमकियां दी जा रही है। तो बात क्या है कि अमन का झंडा है उनके हाथों में,
अमन का झंडा तो आपने उनके खून से लाल कर दिया। बाजोड़ में हमने मुजाहिरा किया, धरना दिया। अगले दिन क्या होता है ये सुनिए मेरे पाकिस्तानियों, आपके लिए तो ये कहेंगे पुरानी बात है, आपके लिए पुरानी बातें होगी। मटर गोलों के साए में, बंदूक की नाली के सामने, तोपों की गोलियों के नीचे आप तहरीक चलाओ, पोस्टर नहीं लगा सकते, राब्ता नहीं कर सकते, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं वेन्यू नहीं बता सकता, क्योंकि बताऊंगा तो उससे पहले मेरे लोग वहां पे पहुंचने से पहले बम धमाके में शहीद हो जाएंगे। कौन उसका जवाब देगा? लेकिन इन दोनों के मैंने जो नाम इसलिए देखे, उनको शदीद खतरात है क्योंकि ये मुस्तकिल लगे हुए हैं। इस तरह खैबर में जो हमारे लोग हैं, लकी मरवत में, करक में, वजीरिस्तान में, कुरम और ऐसे डाक में तो तहरीक चला रहे, लेकिन गुलजफर वाले के वाले से उन्होंने मुजाहिरा किया। अगले दिन उनके बहनों या मेरे ख्याल से कोई है, उनके घर पे बम धमाका हुआ। मेरे करक और लकी मरवत में मेरे दोस्तों ने अमन मुजाहिरा किया। अगले दिन उनकी सरों के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो वहां पे टारगेट किलिंग लोगों की हो रही है। तो आप मुझे बताओ कि अमन से आपको क्यों इतनी नफरत है? उनको होनी चाहिए। जिस तरह मैं तहरीक चला रहा था तो वो भी गुस्सा थे और आप भी गुस्सा थे। आप क्यों गुस्सा हो रहे? क्योंकि डॉलरी जंग है, क्योंकि लोगों की जिंदगी के ऊपर आपको डॉलर मिलते हैं, क्योंकि आपने रिलेवेंट रहना है, आपने हमेशा इस जंग को, डॉलरी जंग को बेचना है। आप तबाही की तरफ, अपने वक्ती मफादात की तरफ के लिए आप लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। तो पहले तो 13 अगस्त के बाद 14 अगस्त को ये हमारे प्रोग्राम हुए, इसके साथ ये तहरीक चल रही है, इसके साथ कल हमारा कराची में इंशाल्लाह इवेंट होगा, उसके साथ पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारे जरगे हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर अब कुछ और फैसले करने हैं जिसके ऊपर अमल दरामद वगैरह हो रहे हैं। इसके साथ मैं 2 चीज़ें और बताऊँ कि ड्रोन हमला जब काटलंग में हुआ तो उसके बाद मैंने स्वात में एक कौमी जरगा रखा, गुजर बरादरी भी उसमें थी, डॉक्टर अमजद ने जिस तरह उनको एक्सपोज किया तो उसको भी धमकियां मिल रही है। और ड्रोन हमलों के ऊपर हमने जरगे की तरफ से FIR दर्ज करने का कहा है। लेकिन मैं पुलिस को कहता हूं, अब पुलिस वाले कह रहे हैं, इनडायरेक्टली मुझे पैगामात मिलते रहते हैं कि वो कहते हैं कि काश ये होता, इसने हमारा अमन 2 दफ़ा यकीनी बनाया था। जब मैं अमन तहरीक उस वक्त चला रहा था और ये तालिबान को हमने निकाल दिया तो उस वक्त भी पुलिस वाले मुझे खिराजी तहसीन भी पेश करते थे। लेकिन फिर इन्हीं पुलिस को इस्तेमाल करके मेरे ऊपर वो मुकदमे 9 मई से पहले दर्ज किए गए जो अंग्रेज दौर के थे और उसमें सजा फांसी है। वो उसी मुकदमों की बात कर रहा हूँ जिस तरह हमारे जो सलमान याजी साहब बैरिस्टर, उन्होंने अरशद के कहने पे अदालत में फैसला किया था और कहा गया था कि ये अंग्रेज के दौर के मुकदमे, लाहौर कोर्ट का डिसीजन भी था, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर दर्ज हुए। तो मैं उन पुलिस वालों के कहता हूँ कि आपने हल्फ जो लिया है वो अपने मुल्क और आईन और कानून से वफादारी का हल्फ लिया है कि आपने इन जर्नैलों का हल्फ लिया हुआ है कि आप FIR दर्ज नहीं करते। मैं सूबाई हुकूमत को भी कहता हूँ कि उनको प्रेशराइज करे, एक्शन ले, जो अफसर दर्ज नहीं करता उनके ऊपर एक्शन ले। तो हमारी एप्लीकेशंस वहाँ पे पेंडिंग है, वजीरिस्तान के हवाले से हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, हम ड्रोन हम लोग के हवाले से एक दे चुके हैं। सूबाई असम्बली के अरकान को कहता हूँ कि जो इनको पावर्स मिले हैं, पावर तो खैर इनको आईन कानून मानती नहीं है, लेकिन जो सूबाई असम्बली से आप एक्ट पास करते हैं जल्द से जल्द इसी अजलास में उस एक्ट को आप पास करें और फिर इसके साथ साथ करारदादें भी लेके आए। मुझे पता है कि ये आर्टिकल 245 के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं, मुझे पता है कि आईन कानून को भी नहीं मानते, ये खुद मुंह करते हैं, पुलिस अफसर इनके सुनते हैं, लेकिन आप एक्शंस तो लें। और इसके साथ जो FIR हमारी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उसके ऊपर मैं पुलिस को कहता हूँ कि हमदर्दी मत जताए कि जब हम अमन बहाल करते कहते कि आपने हमारी जिंदगी बचाई वरना हम फ्रंट पे होते, हम शहीद होते। तो अभी वक्त है ना, एप्लीकेशन दिए, FIR दर्ज करें, फिर जनाजे आपकी भी उठेंगे। आप अपनी कौम के साथ खड़े नहीं होंगे, कौम कल को आपके के साथ किस तरह खड़ी होगी? तो कौम से अलग मत हो। फिर इसके साथ आखिरी चीज़ जो है, एक और अहम इशू है मेरे पाकिस्तानियों, एक टाउट जो है वो हमेशा से उसको लॉन्च किया जाता है, बल्कि मैं अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है पाकिस्तान फौज का, टीवी पे वो मुसलसल 3 दिन से यकदम से आ जाता है। 4 प्रोग्रामों में एक दिन में उसने एक बात की, मेरे हवाले से कहा कि ये जब निकलेगा बाहर आएगा तो इसको फांसी दी जाएगी और इसके पकड़ने से इमरान खान को भी फांसी होगी। और ये बयान एक नहीं बार बार दे रहे कि एक नहीं 2 फांसियां होगी, इसको भी और इमरान खान को भी। एंकर में तो मजाल ही नहीं है कि अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के सामने सवाल उठाए, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि क्यों, वजह क्या है, कौन सी अदालत का फैसला है, क्या जुर्म किया है? क्या ये जुर्म है कि अरशद शरीफ के ऊपर स्टैंड लिया, सवाल उठाए? और अगर आप अरशद शरीफ के केस की बात करें तो JIT में मैं पेश हुआ हूँ, मैंने बयान दिए हैं और उनके MI और ISI के ब्रिगेडियर्स के सामने मैंने इनके बड़ों का भी जिक्र किया कि अरशद को धमकियां किसने दी थी, FIR किसने दर्ज किए थे। मैंने उनके सामने ये बातें की है, मेरा तहरीरी बयान ये ले नहीं रहे थे। लेकिन खैर मैं 4-5 सवाल पूछता हूँ, अरशद के ऊपर मुकदमे किसने दर्ज किए थे? अरशद को मुल्क से किसने निकाला? दुबई में उसके पास वीज़ा था, किसने झूठ बोला कि उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था? अरशद को दुबई से किसने निकलवाया? क्या मैं फॉरेन मिनिस्टर था? अरशद कीनिया में किसके साथ था? क्या वो मेरे क्लास फेल होते? अरशद को कीनिया में किसने धमकियां दी? क्या मैं जर्नल हूँ? और फिर अरशद को शहीद करने के बाद क्या मैं वो बंदा हूँ जो व्हाट्सएप पे मीडिया को खबरें देते हैं और कॉल करके कहते हैं कि आप ये चलाओ कि ये हादसा था, कत्ल नहीं थी? तो ये कौन था? ये सारी चीज़ें JIT की रिपोर्ट लेके आए और आप कहते हैं कि केस तब पे खुल जाएगा। वो भाई JIT की रिपोर्ट तैयार है, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाया था, मेरा बयान भी है, बाकियों के बयान भी है। क्या उन लोगों को आपने बुलाया जिनके नाम थे? क्यों उनको नहीं बुलाया?
तहकीकात किसने रोकी है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे तो लीडर के ऊपर मुकदमे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे तो लोगों को 10-10 साल सज़ाएँ दी जा रही है। आपने सारे मिलिट्री कोर्ट्स बनाए हुए हैं, जो मिलिट्री खून करके भी आपने तमाम अपने जजेस बिठाए हैं। क्या वो हमारे पास है? तो क्यों नहीं केस खोलते? क्यों नहीं सुनवाई करते? जेआईटी की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं करते? अवाम को पता नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं करते? करो ना। और ये जो लोग हैं, बैठे हैं, रोज़ाना आके बयानिया बनाए जाते हैं, और ये सिर्फ़ ये नहीं कह रहा, मैं आपको बताऊँ, जो ताकतवर है, वो बंद कमरों में 2 पांचों का बार-बार ज़िक्र कर रहा है। और जो ये बात कर रहा है, ये वो बार-बार बंद कमरों में कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि हमें पता नहीं होता, हमें अपनी आपके इरादों का पहले से पता हुआ है। तो अपनी जुर्म छुपाने के लिए लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलिए, और मैं मीडिया को कहता हूँ, हिम्मत करे, सवाल पूछिए। क्या जुर्म किया है कि निकलेगा तो फांसी और फिर इमरान खान को भी फांसी? क्यों? फिर आखिरी चीज़ मेरे पाकिस्तानियों, जबर बहुत है, ज़ुल्म बहुत हुआ। अमन के लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, आइन की एक ही मसला है, पाकिस्तान में आइन नहीं है। आइन की जब हुक्मरानी होगी तो इमरान खान इंशाअल्लाह उसी दिन वापस आएँगे, बुशरा बीबी, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब, इजाज़ चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, बाकी जो हमारे हैं, बच्चों को उठाया जा रहा है, खान की फैमिली के साथ जबर हो रहा है। तो हल क्या है? जिस तरह मेरे पाकिस्तानियों, ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, ये वो फैसला नहीं था कि इमरान खान फिर वापस आएँगे। ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ वापस आएगी। इन्होंने अपना कब्ज़ा जमाए रखना था। इमरान खान इनके मफादात में रुकावट है। मैंने आपको ये बताया था कि ये बाहर जाते हैं और हर किस्म की ऑफ़र करते हैं कि मिनरल्स चाहिए, उन्होंने नहीं माँगे, माइन्स ले लो, मिनरल्स ले लो, गुलामी के लिए तैयार है। क्या खिदमत चाहिए और बताओ, मुझे बताओ, मैं और क्या खिदमत करूँ? लेकिन एक चीज़ मानते हैं कि पाकिस्तान में जो जबर हो रहा है, इसके सिलसिला मुस्तकिल होना चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ ना उठाएँ। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक ही इसका हल है, जिस तरह 8 फरवरी को आपने शिकस्त दी थी, मैं अपनी सोशल मीडिया को, अपनी पाकिस्तानी कौम को, अपनी ओवरसीज़ को, सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुश्किल से मुश्किल टाइम आपने गुज़ार लिया है। अभी जिस तरह 5 अगस्त को और 14 अगस्त की रात को आप निकले थे, जिस तरह पूरा पाकिस्तान निकला, जिस तरह 8 फरवरी को निकला, हमने 14 अगस्त और 5 अगस्त के बाद इसको मुस्तकिल रखना है। लोग कहते हैं कि नहीं, इससे क्या होगा? तो 26 नवंबर के बाद जिस तरह इन्होंने सामने पाकिस्तानियों पे गोली चलाई, इसके बाद इमरान खान की ये पॉलिसी है कि हमने इस्लामाबाद नहीं आना, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी और पाकिस्तानी कौम, इनको कीड़े-मकोड़े से भी कमतर लगते हैं। ये उनको मारने से भी, जिस तरह स्नाइपर्स को बिठा के इनकी निशाने बाँध के इनको मारा जाता है, ये इससे बाज़ नहीं आते। तो इसलिए मेरी आपसे गुज़ारिश है कि हमने इस तरह मुस्तकिल इसको रखना है। 5 अगस्त को निकले, 14 अगस्त, अगर कोई कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। इसलिए काम पे टांग रही है, और उससे क्या होता है कि जो जबर का नया सिलसिला शुरू हुई, इसी वजह से हो रहा है कि दबाव में आ गए हैं। हमने इस दबाव को कायम रखना है। हम कोई दहशतगर्द तो हैं कि आइन नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, अदालतें बात नहीं मान रही, सामने से एहतजाजों पे गोले चले जा रहे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? या खामोशी का है, या मुस्तकिल इस तहरीक को रखना है। मुस्तकिल इस तहरीक को रखेंगे, इसी तरह मुसलसल निकलेंगे। और अमन तहरीक के हवाले से जो हमारा प्लान था कि हर ज़िल एजेंसी में निकलना है, धरने वहाँ पे जारी है, और उसके साथ-साथ आप कराची की तरफ जा रहे हैं, आगे भी आप बहुत कुछ देखेंगे। इसकी जो भी फैसले होते हैं, वो मकामी लोगों की आसानियों को देख के और उनके साथ मुशावरे करने के बाद होता है। और इसी तरह हमने अपनी जो इमरान खान की फैमिली के साथ हो रहा है, जिस तरह आप आवाज़ उठा रहे हैं, इसको मज़ीद आवाज़ उठाएँ, और जो भी इमरान खान की तरफ से कॉल्स आ रही हैं, इसी तरह इसमें शिरकत करें। हमने अपनी आवाज़ से, अपने दहशतगर्द तो हम हैं नहीं कि हम हथियार उठाएँगे, कानून को हाथ में लिए बगैर हमने इसी तरह मुसलसल जद्दोजहद से हम जीत के करीब है। अल्लाह का वादा है कि हक़ का, सच का, इंसाफ का अलम ताबद ऊँचा रहेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंशाअल्लाह इमरान खान जीतेगा, इंशाअल्लाह हम हक़ की क़यादत हासिल करेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।